गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में 13 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 5 लेके आऊँ। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने सेट नंबर 4 तक सेट नंबर 5 नहीं बल्कि सेट नंबर 6 लेके आऊँ। इससे पहले सेट नंबर 5 तक मैं पूरे के पूरे डिस्कशन कर चुका हूँ 120 क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहले आज का मोटिवेशन थॉट, हार मानना आसान है, जीतने तक टिकना ही असली खेला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई हार मान चुके हैं तो इस चीज़ को मन से हटाइए, क्योंकि जब तक आप टिकते नहीं तब तक आपका खेला कोई वैल्यू नहीं मिलता है। तो चलिए, आप लोग प्रीलिम्स निकालें और आप लोग को मेंस तक निकालना है, तभी आप लोग को मानेंगे आप लोग एक सच्चा खिलाड़ी हैं। तो चलिए देखिए, आप लोगों के सामने सेट 6 लेके आऊँ। और फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो लेके आऊँ इसमें आप लोगों के सामने देखिए सेट नंबर 6 और सेट नंबर 7 का, इसमें मैं केवल पूरे करंट अफेयर और जीके जीएस का जो क्वेश्चन था नहीं 50-50-100 करवाने का प्लानिंग लेके आऊँ, क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैं देखूंगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो सके तो मैं डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है? देखिए, ये सारी जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, सारी क्वेश्चन को मैं रिवीजन कराऊंगा और सारे क्वेश्चन को एक फ्रूटफुल वे में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और आप लोगों का सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो क्वेश्चन करंट अफेयर देखिए सारे करंट अफेयर आप लोग का अपकमिंग पेपर के लिए है। तो सारे करंट अफेयर आप लोग के इसमें सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। और जीके जीएस भी काफ़ी बढ़िया है, और मैं अभी आप लोग को सब चीज़ को जीके जीएस को याद करवाने का प्रयास करूँगा अपने इस 1 घंटा के क्लासेस में। तो आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। तब तक आप लोग के सामने मैं पूरा 120 क्वेश्चन को भी दिखा दिया हूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, देखिए सेट नंबर 6 सही है पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही फ्रूटफुल होगा आप लोग के लिए। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, यह अभिक्रिया किस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर एंजाइम भी माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे बोलते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे बोलते हैं रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलिक ऑक्सीनोज। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र पहला और सबसे महत्वपूर्ण चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण रेबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलिक, जिसे ऑक्सीनेज भी बोलते हैं, एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर एंजाइम मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों को पता होगा पेप्सिन के बारे में आप लोग बताए, पेप्सिन किस एंजाइम में बदलता है? तो पेप्टिन को पेप्सिन में बदलता है। देन आप लोग डीएनए के बारे में आप लोग डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो कि ए और टी डबल बॉन्ड में होते हैं और सी और जी ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं। इस चीज़ को याद रखें। एडेमिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन होता है। एमाइलेज के बारे में आप लोग जानते हैं, टाइलिन जो एंजाइम होता है उसमें एमाइलेज पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, मानव वृक्क में नेफ्रॉन का कौन सा भाग मूत्र को सांदित करने के लिए आवश्यक मेडुलरी इंटरस्टिनियम में उच्च प्रासरणी प्रवणता स्थापित करने के मुख्य रूप से जिम्मेदार है? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नेफ्रॉन क्या होता है। अल्टीमेटली आप लोग पढ़ाए थे द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ किडनी इज नो एज नेफ्रॉन। तो वृक्क की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा हेनले का लूप होगा। क्या होगा? हेनले का लूप होगा। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, मानव वृक्क में हेनले का लूप मूत्र को सांद्रित करने के लिए आवश्यक मेडुलरी इंटरसीबियन में उच्च प्रासरणी प्रवणता स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं बोमेन कैप्सूल के बारे में। तो बोमेन कैप्सूल के लिए ये जो था आप लोग का पीसीटी, जिससे बोलते हैं समीपस्थ संवलित अधिकांश पुनः अवशोषण के लिए होते हैं। क्लियर? इस चीज़ को भी मैं आप लोग को बताया था। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। अनुवांशिक कोड में अपफरास की विशेषता का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन द्वारा कोडित किया जा सकता है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। इस चीज़ को भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था अनुवांशिक कोड में न्यूक्लियोटाइड स्पेस जो होते हैं उसके त्रिक से बनता है, जो कि अभी जस्ट में बताया था। ए होते हैं, यू होते हैं, जी होते हैं और सी होते हैं। इसमें आप लोगों को बताना चाहिए, ये त्रिक को ही हम लोग बोलते हैं कोडॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोडॉन। और वर्तमान तक टोटल 64 संभावित कोडॉन शामिल है। क्लियर है? क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था मानव की बॉडी में कुल 42 एमिनो एसिड पाए थे। क्वेश्चन आता है मानव के शरीर में कितने एमिनो एसिड पाए थे? 20 एमिनो एसिड पाए थे। और अधिकांश एमिनो एसिड में एक से अधिक कोडॉन होते हैं। क्लियर है? जैसे आप लोग जानते होंगे ल्यूसीन होते हैं, CUU होते हैं, CUC होते हैं, ये सारे आप लोग के बॉडी में भी होते हैं। क्लियर है?
चलिए, और एमिनो एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट्स को एमिनो एसिड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NH2COH होता है, जिसमें NH2 को बोलते हैं एमिन ग्रुप और COH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, INS अरनाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड्स ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख रहा 18 जून 2025 को भारतीय नौसेना ने INS अरनाला को शामिल किया। बिल्कुल ये आप लोग का बिल्कुल सही है, 18 जनवरी 2025 को किया था। दिन यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, तो ये भी आप लोग का बिल्कुल सही है। देखा जाए तो दोनों अभी तक सही है। इसका निर्माण गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के द्वारा मुंबई में किया। ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो निर्माण किया था मुंबई में नहीं बल्कि कोलकाता में करवाया था। कहाँ पे करवाया था? कोलकाता में करवाया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 और 2 सही। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारतीय नौसेना का जो गठन हुआ था वैसे तो आप लोग देखना चाहते हैं, वैसे हुआ था 1632 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना का पुनर्गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहते हैं वर्तमान में नौसेना का अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी है। दिनेश कुमार त्रिपाठी है, ये भी आप लोग याद रखें। नौसेना का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिसे DKT बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना किसे चुना गया? सबसे पहले याद है किसे चुना गया? फिर उगना को। तो याद रखिए, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना पार्वती तिर्की को चुना गया। किसको चुना गया? पार्वती तिर्की को। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से संवाद स्थापित करने के लिए प्रयास किया। और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ पार्वती तिर्की का संबंध, देखिए तिर्की, बंधु तिर्की भी नाम सुनेंगे ना, तो तिर्की जो जनजाति होता है झारखंड से बिलोंग्स करते हैं। तो अल्टीमेटली ये बिलोंग्स कहाँ से करते हैं? तो झारखंड स्टेट से बिलोंग्स करते हैं। मैं ऑलरेडी झारखंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिए, प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया था। क्लियर है? चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या सत्य शोधक समाज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है ना, तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण की जो स्थापना हुआ था स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, जो कि 1897 में करवाया था। 1857 में ये आप लोग को कलकत्ता के बेलूर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के बेलूर में हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? वही सत्य शोधक समाज की बात करना चाहते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने पुणे में कराया था। कहाँ पे करवाया था? पुणे में करवाया था। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट आप लोग इसमें लिख रहा क्या? आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना ऑलरेडी मैं डिस्कस भी किया था, 1875 में हुआ था। 1875 में इसका किया था दयानंद सरस्वती ने किया था, जो कि बम्बई में किए थे। कहाँ पे किए थे? बम्बई में किए थे। देन लास्टली प्रार्थना समाज लिख रहा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना, इसका भी स्थापना बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसकी स्थापना जो किया था 1867 में, 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा करवाया था। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, 1 में 4 मैं दे रहा हूँ। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 149 किससे संबंधित है? इससे पहले मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से, जिसे हम लोग बोलते हैं कैग से, किससे होता है? कैग से होता है। तो अल्टीमेटली कैग से ही संबंधित हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिख रहा है ऑप्शन के रिगार्डिंग। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का सही होगा। याद है कि 149 होता है CAG, कैग के कर्तव्य शक्तियाँ के बारे से संबंधित होते हैं। क्लियर है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और आर्टिकल 148 आप लोग के सामने ये बोलता है कि भारत में एक कैग की नियुक्ति होगी, यानी जो नियुक्ति जो लिख रहा है ये आर्टिकल नंबर 148 के रिगार्डिंग होता है। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं भारत में कैग के बारे में। सबसे पहले कैग का फुल फॉर्म जान लीजिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। क्लियर है? और भारत के प्रथम कैग के जो अध्यक्ष थे वी नरहरि राव थे। और इसका जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा करवाया था। इसका टेन्यूर कितना होता है? तो ये भी आप लोगों को मैं बताया था 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। क्लियर है? और वर्तमान समय में कैग के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगा आप लोगों को पेपर में। तो कैग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। ये क्वेश्चन आप लोग को आई थिंक याद होगा। संजय मूर्ति भी वर्तमान समय कैग के अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए, निम्नलिखित में कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। अगेन आई रिपीट, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के लेखक जो है आयुष्मान खुराना है। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। किस नदी को त्सोंगपो के नाम से जाना आता है? तो फ्रेंड्स याद है त्सोंगपो के नाम से जाना आता है ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको आते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले आप लोग जानिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को त्सोंगपो तो कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं आप लोगों को पता है? बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, तिब्बत में बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं? सॉरी तिब्बत में नहीं बोलते, तिब्बत में तो त्सोंगपो नहीं, तिब्बत में तो सांगपो बोलते हैं। सॉरी तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, ये याद रखिए। तिब्बत में क्या ऐसे बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी पे ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो कि असम में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करती है? तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। देखिए आप लोग को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए मेरे से ABC कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा MNPV, ABC MNPV। A फॉर होता है अफगानिस्तान, B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, M फॉर म्यांमार, N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूटान होता है। यानी कि टोटल 7 ऐसे देश होते हैं जो स्थलीय सीमा को टच करते हैं। क्लियर है? और 2 ऐसे होते हैं जो आपका जलीय सीमा को टच करते हैं। उसके लिए असम याद कर लिया, यानी श्रीलंका और मालदीव होते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो 7 आप लोग को लिखना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो टच करता है वो बांग्लादेश की सीमा, जो कि फ्रेंड टोटल 4096.7 किलोमीटर को टच करता है। और सबसे कम जो होता है वो अफगानिस्तान होता है, जो कि 106 किलोमीटर ही टच करते हैं। क्लियर है? चलिए 3 अगस्त 2003 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2003 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो किसके संशोधित करता है? फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखें 3 अगस्त 2023 को, 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया था, जो कि फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधित करता है। यानी ऑप्शन नंबर D को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और इसे पारित कब किया था? लोकसभा से। देखिए सबसे पहले से लोकसभा में पारित किया जो किया था वो 7 अगस्त 2023 को पारित किया गया था लोकसभा से, ये किया गया था। देन 10 अगस्त को आप लोग को राज्यसभा से पारित किया गया था। क्लियर है? और वही फ्रेंड्स 15 अगस्त 2023 को यह एक कानून बन गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्लियर है? चलिए ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का भी वेटेज रहेगा, मे भी पॉसिबिलिटी 5 क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन दे सकता है। देखते हैं क्या लिख रहा है। MS एक्सेल में जब आप एक कॉलम्स में डाटा पैटर्न, अब पहले नाम देखिए डाटा पैटर्न यानी स्थापित करते हैं, तो उस पैटर्न को स्वचालित रूप से पूरे कॉलम में लागू करने के लिए फ्लैश फिल सुविधा का शॉर्टकट क्या है? देखिए फ्लैश फिल के तो आप लोग जानते हैं Ctrl+E होता है। क्या होता है? Ctrl+E होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एंड क्वेश्चन देखिए, Ctrl+B से क्या होगा? बोल्ड होगा। Ctrl+F से क्या होगा? फाइंड होगा। Ctrl+H से क्या होता है? तो रिप्लेस होता है। ये सब चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। चलिए देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा। तो AI में किस प्रकार का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर विशेष रूप से अनुक्रमिक डाटा जैसे कि प्राकृतिक भाषा या समय श्रृंखला डाटा को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया, क्योंकि इसमें फीडबैक लूप के माध्यम से एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा RNN होता है, जिसे बोलते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या लिखा? OSI। सबसे पहले OSI का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसे बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का कौन सा परत 2 होस्ट के बीच विश्वसनीय डाटा ट्रांसफर, प्रवाह नियंत्रण और डाटा सुधार के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स के लिए राइट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट प्लेयर होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर B को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा। पर्यावरणविद वन्यजीव विशेषज्ञ मारुति चित्तलपल्ली का 93 वर्ष में आयु निधन हो गया। वो उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? सबसे पहले याद रखें पर्यावरणविद वन्यजीव विशेषज्ञ मारुति चित्तमपल्ली का जो निधन हो गया उसे अरण्य ऋषि के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? अरण्य ऋषि के नाम से जानते थे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं क्या लिखा। 16 जून 2025 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान ग्रैंड, देखिए कौन सा था? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या लिखा? मकारिस से सम्मानित किया गया। तो ये जो है फ्रेंड्स याद रखिए 16 जून को गए थे, साइप्रस गए थे। तो राइट आंसर होगा साइप्रस हो गया। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है? तो साइप्रस का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो साइप्रस की राजधानी क्या है? तो निकोरिया है। ठीक है, इस चीज़ को निकोसिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? सबसे पहले फिर मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और याद रखें चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पे जो बैठे थे वह 322 बीसी में बैठे थे। क्लियर है? और उन्होंने चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। क्लियर है? और इन्होंने किसको हराया था? अल्टीमेटली आप लोग को मैं बताया था 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसकी मदद से? तो कौटल्य की मदद से। और इसका अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे बीता था। क्लियर है? अब देखिए इसके लिए एक ट्रिक मैं याद किया था। देखिए CBA याद कर ले, CBA सॉरी MBA। देखिए इस तरफ से याद है, सबसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। देन इसका बेटा का नाम था, फ्रेंड्स आप लोग पढ़े हुए होंगे, इसका बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार हो गया। अब बिंदुसार के बेटा का नाम क्या था? अशोक था। ये एक दूसरे के उत्तराधिकार बनते गए थे। कितना क्लियर है? और बिंदुसार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अमित्रघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमित्रघात से की उपाधि से बोला गया था, क्योंकि ये दुश्मनों का नाक कहलाते थे। क्लियर है? और अशोक के बारे में तो आप लोग जानते हैं, कलिंग का युद्ध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का रवि ऋतु नवंबर दिसंबर में शुरू होता है और कहाँ पे समाप्त होता है? सबसे पहले आप लोग को मैं स्टेप से बताते रहता हूँ, हमेशा नाजो याद कर ले। देखिए वैसे फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल महीना में काट देते हैं, अप्रैल मार्च में काट देते हैं, इसे बोलते हैं रवि फसल। इसके लिए रवि फसल बोलते हैं। वही जो जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट देते हैं, यानी जो अभी मंथ में जो कटेगा अक्टूबर नवंबर में, उसे बोलेंगे खरीफ फसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खरीफ फसल। तो यहाँ पे लिख रहा है आप लोग को अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। ठीक है? और किस समाप्त होता है? तो ना जो ए तो यानी अब मार्च अप्रैल में समाप्त कर देंगे। आप लोगों को ट्रिक तो मैं बता दिया ना। देखिए NA यानी अक्टूबर नवंबर में बोएं और अप्रैल अब मार्च अप्रैल में काट दिए। तो इस टाइप से आप लोग को याद हो गया हो। क्लियर है? चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पटकाई पहाड़ियाँ पर्वतों का भाग क्या है? फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था पटकाई पहाड़ियाँ जो होता है ना वो पूर्वांचल पर्वतों का भाग होता है। किसका होता है? पूर्वांचल का। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और इसमें आप लोग का 3 मुख्य श्रृंखलाएं आती है, जिसे पटकाई बूम, गारो, खासी, जयंतिया बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब पटकाई श्रृंखला जो आप लोग का आता है, सबसे पहले नागालैंड आता है इसमें, देन आप लोग का मेघालय में आता है, फिर मिजोरम में आते हैं, देन आप लोग का मणिपुर राज्यों तक फैले। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, चारों स्टेट तक फैले हुआ है। काराकोरम तो आप लोग जानते हैं, काराकोरम लद्दाख जास्कर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन है? ये क्वेश्चन भारत के अच्छा बच्चा जानता है। तो ये हो गया APJ अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो गया? APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक करेंगे। तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 जो कि 1999 प्रकाशित हुआ था। क्लियर है? ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए और इसके बारे में वैसा भी कुछ मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या सब। फिर आप लोग जानते हो किरण बेदी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता किरण बेदी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था वह फियरलेस गवर्नर था। क्या था वो? फियरलेस गवर्नर था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बाथुकंपा त्यौहार किस राज्य में संबंधित है? तो बाथुकंपा त्यौहार जो था वह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ये स्टैटिक्स क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? और यह जो त्यौहार है ना नवरात्रि के 9 दिनों में या उससे ज़्यादा समय तक चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए और वैसा तो कुछ है नहीं तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है? देखिए कुछ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है शाम चकेवा, जो मैं पहले पढ़ा हूँ। तो शाम चकेवा एक भाई बहन का त्यौहार है, और शाम चकेवा त्यौहार और साथ साथ छठ पूजा, ये दोनों आप लोग का बिहार के लिए फेमस। कहाँ के लिए फेमस है? बिहार के लिए होते हैं। देहिंग पटकई और बैसागु ये असम के लिए होती है। हम्पी और उगादी, देखिए उगादी बारे में बहुत पूछता है। तो देखिए उगादी जो होता है एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। तो उगादी 3 जगह में होता है। सबसे पहले कर्नाटक में होता है, देन आप लोग का आंध्र प्रदेश में होता है, देन तेलंगाना में होता है। यानी कट याद कर लीजिएगा। क्लियर है? और यहीं पे हम्पी महोत्सव भी होता है। अगला जो आता है आप लोग का आता है गुड़ी पड़वा। तो फ्रेंड गुड़ी पड़वा के बारे में भारत के बच्चा जानते हैं, अगर पवित्र रिश्ता अगर उन्होंने देखे हैं तो ये महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र में होते हैं। देन नोक देखिए एक होता है नोक क्रेन, देखिए ये भी मैं लीधा। नोक क्रेन जो होता है वह मेघालय में होता है। हॉर्नबिल, हॉर्न कब बजाते हैं? नाक के सामने, तो नागालैंड हो गया। बैसाखी लोहड़ी कहाँ पे होता है? पंजाब में होते हैं। तो इस प्रकार आप लोग काफ़ी मोहब्बत से सब सारी चीज़ों को एक जगह पे याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो इसका राइट आंसर होगा लौह स्लैब होगा। क्या होगा? लौह स्लैब। ऑप्शन नंबर B को क्लिक करेंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तो फ्रेंड्स याद रखिए कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निर्धारण किया गया था 2350 BC से लेके आप लोग का 1750 ईस्वी तक रखा गया था। क्लियर है? और इसका जॉन मार्शल
इसका मेन थे अव्यक्ति, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे तो स्टुअर्ट पिगर्टिन से जुड़वा शहर भी क्या था, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम सुप्रीमो या क्वांटम एडवांटेज शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एक क्वांटम कंप्यूटर का एक ऐसी विशिष्ट समस्या को हल करना जिसे सबसे शक्तिशाली पारंपरिक सुपर कंप्यूटर भी व्यवहारिक समय सीमा में हल नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, घूर्णी गति में बल आघूर्ण की भूमिका रैखिक गति में किस राशि की भूमिका के समान होती है। तो ये तो इजी होता है। रोटेशनल जो मोशन होता है टॉर्क में किसके रूप में होता है, ये तो फोर्स के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। तो याद रखिए ये टॉर्क यानी जो होता है ना, देखिए सबसे पहले रैखिक गति में न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार यह एफ और एम ए से उत्पन्न होता है। तो एफ बराबर हम लोग पढ़ें क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं ना, मास का यूनिट क्या होता है हम लोग जानते हैं केजी होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो इस टाइप से आप लोग काफी मोहब्बत से पढ़े होंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए एक खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड आप लोग का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बोला, तो इसमें अंतिम जो प्रतिबिंब होता है उसका जो शेप होता है आभासी और उल्टा होता है। याद रखिए ये डिफिकल्ट है, ये हमेशा वैसे आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा सीधा होता है, लेकिन दूरबीन में नहीं, एक एक्सेप्शन है, आभासी के साथ साथ आप लोग का ये उल्टा बनता है। ये याद रखिए किसमें, टेलीस्कोप में होता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। और याद रखिएगा एक खगोलीय दूरबीन में दो मुख्य उत्तर लेंस होता है, जो कि एक आप लोग का बड़ा होता है और देन आप लोग का सेकंड जो होता है वह नेत्रिका लेंस के लिए होता है, जिसे बोलते हैं आई पीस बोलते हैं। ये सब सारी पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए अंतिम प्रतिबिंब था, तो अंतिम प्रतिबिंब हमेशा आभासी और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद, ये करंट अफेयर क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लंदन के गैटविक हवाई अड्डा से जा रहा था। देन नेक्स्ट लिख रहा है यह एक अत्याधुनिक लंबी दूरी का विमान है जिसमें GE नेक्स 1B इंजन लगा हुआ था। देन अहमदाबाद से लंदन की दूरी लगभग 4200 किलोमीटर और विमान से 2.25 लाख लीटर ईंधन भरा गया, जिसमें विमान का वजन 241401 kg टन था। इस विमान में 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, कनाडियन नागरिक थे। फ्रेंड्स इसमें अगर देखा है ना, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 आप लोग को, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि केवल थर्ड सही है, बाकी सारे गलत है, क्लियर है। याद रखिएगा अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संदर्भ में उपरोक्त में से सारे कथन गलत है, केवल 3 के अलावा, ठीक है। चलिए और वैसे इसमें कुछ होगा नहीं। देखिए वर्तमान में एयर इंडिया का स्थापित कौन है, टाटा ग्रुप के पास है, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता ना, ये जो विमान था इसका मुख्य पायलट कौन थे, तो सुमित सभरवाल था। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, मेन इसका पायलट कौन थे, तो सुमित थे। याद रखिएगा सुमित सभरवाल थे। देखिए सुमित सभरवाल थे, ये आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। फोर्ब्स की शीर्ष अरबपतियों की सूची में 2025 के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन थे। तो फ्रेंड्स याद होगा आप लोग को विश्व के सबसे दूसरे बड़े व्यक्ति का नाम था लैरी एलिसन। क्या था, लैरी एलिसन थे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। और वर्तमान में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो एलन मस्क है। एलन मस्क है सबसे अमीर की बात करना चाहते हैं पूरे विश्व का, तो एलन मस्क हैं, क्लियर है। जिनकी कुल संपत्ति 401 देखिए 410.8 अरब डॉलर है। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। भारत में बड़ी लाइन रेलवे इंजन के नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है। ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन, तो 1.6 मीटर होती है। कितना होता है, 1.6 मीटर होता है, क्लियर है। देखिए रेल गेज को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला होता है नैरो गेज। नैरो गेज जो होता है वह 762 से लेकर 610 mm के बीच में होता है। देन मानक गेज जो होता है आप लोग का 1435 mm होता है। देन ब्रॉड गेज जो होता है वह 1676 mm होता है। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। देखिए ऑप्शन के दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु ये तो होती है, ठंडी मौसम की ऋतु, गर्म ऋतु, भूमध्य रेखीय ऋतु कभी होती है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। मुगल बादशाह बाबर किस सूफी सिलसिला के अनुयायी था। ये तो क्वेश्चन ईजी है। तो फ्रेंड्स याद है मुगल बादशाह बाबर नक्सवादी सूफी
सिलसिला का अनुयायी था, यानी नक्शबंदी का था। क्लियर है, तो याद है नक्शबंदी के थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में भी लिखा था। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं बाबर के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था बाबर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये रखे, इसका जो टेन्यूर था 1526 से लेके क्या था 1530 था। अब मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर थे। इनके द्वारा जो लड़ा युद्ध था, इसके लिए एक ट्रिक है, पान खा चंदा दे घर था। देखिए मैं लेता हूँ, पान खा चंदा दे घर चल, इस टाइप से आप लोग याद करें, घर चल तो घर चल गए। अब देखिए मैं आप लोग को बता रहा, सबसे पहले इसके द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था वह पान था, पानीपत हो गया, यानी पान से क्या हो गया पानीपत, जो कि 1526 में किया था। खास हो गया खानवा का, जो कि 1527 में लड़े थे। देन चा से चंदेरी, जो कि 1528 में थे। देन घाघरा का 1529 में हुआ था, जो कि फ्रेंड्स चल यानी कि मर गए थे 1530 में। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज जो आया था ये ये क्वेश्चन आएगा आप लोग का भी पेपर में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन दरबार में आया था, याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब देखिए किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया किताब का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी आप लोग के पेपर में आ सकता है। तो इसके द्वारा लिखा गया किताब का नाम था इंडिका था। क्लियर है, और वैसे इसका कुछ खास जो था मैं बता दिया हूँ। क्लियर है, चलिए। और मेगास्थनी ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को कुल 7 वर्गों में विभाजित किया था। कितना वर्गों में? 7 वर्गों में विभाजित किया था। चलिए बाकी इसमें देखिए बिंबिसार, तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में। तो पहला कौन आता था? हर्यक वंश आया था। तो इसके लिए आप लोग याद कर लिए ना, बाऊ याद कर लिए। देखिए BAU, तो हर्यक वंश का मेन तो संस्थापक थे बिंबिसार थे। देन उसका बेटा का नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बेटा का नाम क्या था? उदयन। और इसको बोलते पितृहत्या, क्योंकि उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मौत किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था। क्लियर है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान है। तो याद रखिए कश्मीर के अकबर सुल्तान अबिदीन को कहा था, यानी जैनुल अब्दीन को कहते हैं। ऑप्शन है क्या? जैनुल अब्दीन को। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है? तो उमर अब्दुल्ला है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग कर लिए थे। तो बनारस में सेंट्रल, यहाँ पे देखिए सेंट्रल यहाँ बोल रहे हैं, इसलिए फंस सकता है। तो बनारस में सेंट्रल हिंदू विद्यालय की स्थापना जो किया था वह एनी बेसेंट के द्वारा करवाया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसकी जो स्थापना एनी बेसेंट ने कराया था वो 1898 में करवाए थे। क्लियर है, अब बाद में 4 फरवरी 1916 को यानी देखिए मैं लेता हूँ 1916 में मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पे केवल हिंदू सभा का गठन किया था। हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था 1916 में। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं एनी बेसेंट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स याद रखिए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए। और अब पहला भारतीय की बात करना चाहते हैं तो सरोजनी नायडू थे, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को कैसे निर्धारित करते हैं? ये लिख रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, आप लोगों को मैं बताना, ये केवल एक्सपेरिमेंटली के रूप में शो करता था, यानी केवल प्रायोगिक रूप से। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ये क्लास 12 का कंसेप्ट दे रहा, रेट लॉ अगर पढ़े होंगे तो। क्लियर है, चलिए। वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन वे एक दूसरे से अध्यारोपित ना हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए इसे बोलते हैं एनएनसी उमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएनसी उमर। ये क्वेश्चन जो है ना क्लास 12 के इंटरनली क्वेश्चन पूछ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाला GSLV रॉकेट का क्रायोजेनिक अपर स्टेज में प्रणोदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स याद रखें GSLV में जिसमें प्रणोदक का जो प्रयोग करते हैं उसमें तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं GSLV के बारे में। तो GSLV का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। क्लियर है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्या लिख रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब तक पूरे विश्व में 3 बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, क्लियर है, जिसमें कभी जो लेटेस्ट हुआ था वह 2025 में हुआ था, क्लियर है। इससे पहले जो पिछले साल हुआ था वह 2024 में हुआ था, देन पहली बार जो हुआ था वह 2023 में हुआ था। आप लोग याद कर ले, तीनों का विजेता में भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो पहली बार का जो विजेता थे वह कौन थे फ्रेंड्स, मैं भी भूल चुका हूँ। तो 2023 का वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरुआत तो 19 इसमें मैं खुद भूल चुका हूँ। वैसे फ्रेंड्स याद रखिए, सबसे पहली बार जब खेला गया था, क्लियर है, 2023 का जो विजेता थे, देखिए सबसे पहले लास्ट 2025 का विजेता है साउथ अफ्रीका, क्लियर है, और 2024 का जो विजेता था वह ऑस्ट्रेलिया था, क्लियर है, और 2023 का जो विजेता थे न्यूजीलैंड थे। ये आप लोगों को याद रखना है। और पहला दूसरा दोनों में जो उप विजेता थे अपना प्यारा देश भारत थे, ये भी आप लोगों को याद करना है, क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग साउथ, अरे यार क्या लिख रही है, ओ दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, सॉरी न्यूजीलैंड को हराया था, मैं कंफ्यूज कर गया हूँ यहाँ पे। तो साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया था, याद रखिएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया था, यानी साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया था, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर, नहीं ये गलत हो रहा है, ये साउथ अफ्रीका इन्हें ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ये गलत मैं बोल रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स मैं मिस्टेक हो गया। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण अफ्रीका ने 27 वर्षों के बाद अपना आईसीसी वर्ल्ड कप जीता, क्लियर है। और याद रखें इसमें जो फाइनल मैच में जो शतक लगाया था एडन मार्करन ने बनाया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो शुरुआत हुआ था 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है, तो देखते हैं अब तक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया। देखिए पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य, तो इसका राइट आंसर होगा केरल होगा, क्या होगा, केरल। तो केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, तो लिख रहा आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है। ये तो भारत के बच्चा जानता है, क्या ये सीरस है ये, या फिर साइप्रस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। भू संतुलन शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन सबसे इजी है क्योंकि डट्टन ने किया था। किसने किया था, डट्टन ने किया था ये। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी आप लोग को पता हो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। कहाँ पे ये, दुशांबे है। वही बातें करना चाहता है क्यू का, तो क्यू किसकी राजधानी, तो आप लोग पढ़े होंगे यूक्रेन का। देखिए आप लोग फेमस होंगे यूक्रेन, तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है, ठीक है। वही बात करना चाहते हैं जागरेव का, तो जागरेव जो राजधानी हुआ क्रोएशिया के, किसके, ये क्रोएशिया की है। वही बात करना चाहते हैं रीगा का, तो रीगा का मुझे तो खैर कन्फ्यूजन में रीगा किसका मुझे खुद नहीं पता अभी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, शायद हाँ रीगा जो था लातविया का है। किसका, ये लातविया की राजधानी क्या है, रीगा है। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या लिख रहा है। उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा मिला है, जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ। सबसे पहले इस चीज़ को पॉइंट्स को याद रखें। 1900 देखिए थोड़ा बढ़िया से ले देता हूँ ताकि आप लोगों को बीच अच्छा रहे। ये आप लोगों का 1976 में हुआ था, क्लियर है। अब इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। सबसे पहले तीनों यानी प्रस्तावना में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, क्लियर है। सबसे पहले इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। इसके लिए पहला वर्ड था समाजवाद, क्या था ये, समाजवाद। देन आप लोग का धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष कहते हैं। देन अगला वर्ड जो था आप लोग का अखंडता था, क्या थी, अखंडता। ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था, क्लियर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। और पंथ निरपेक्ष को ही बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, भारतीय संविधान में उद्देशिका जो प्रस्ताव जो पारित हुआ था वह 13 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर 1900 कब हुआ था, तो 1946 को हुआ था। और ये लागू हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और उद्देशिका प्रस्ताव किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्लियर है। और भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रक्रिया लिया गया वह साउथ अफ्रीका के देश से लिया गया, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में, भाग नंबर कितना में, तो 20 में। ये सारे पॉइंट्स को एक जगह पे कर दीजिए। अब प्रस्तावना में केवल और केवल एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ 1976 में। चलो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किया गया था। देखिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया वह जापान के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से, जापान के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इससे पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कानून का शासन, देखिए
कानून का शासन लिया, देखिए क्वेश्चन अगर आता है कानून के द्वारा प्रस्तावित अलग होता है, लेकिन कानून का शासन, देखिए मैं ले देता हूँ, कानून का जो शासन लिया गया ये आप लोग का ब्रिटेन देश से लिया, क्लियर है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, क्लियर है। और वही आर्टिकल 14 में क्या समानता का अधिकार है, और समानता का जो लिया गया वह फ्रांस के संविधान से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बात करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे पहले लिया गया समवर्ती सूची। क्या लिया गया? समवर्ती सूची। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ समवर्ती सूची में अभी भारत में शुरू में मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन अभी कितना हो गया? 52 हो चुका है। और समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। साथ में प्रस्तावना की जो भाषा होती है, यानी प्रस्तावना की जो भाषा है ना, वो भी आप लोग का कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स 44 का जो राइट आंसर होगा, देखिए भारतीय कौन सा राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए ना, तो ये होगा आप लोग का आर्टिकल नंबर 78 होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है हमेशा। पिछले बार भी मैं एनटीपीसी CBT में पूछा बैठा था क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, इसलिए आप लोग देख लीजिए। तो याद रखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित होता है, क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और अल्टीमेटली 52 जो आप लोग का था, 52 से लेकर 61 जो था वह राष्ट्रपति से संबंधित होती है। देन 75 जो था वो मंत्रिपरिषद से संबंधित होता है। और आर्टिकल नंबर 61 किससे? तो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का। सारे क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, CRISPR केस 9 जीन एडिटिंग तकनीक में केस 9 प्रोटीन की क्या भूमिका है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। यह एक प्रकार का, देखिएगा, यह एक प्रकार का अनुवांशिक कैंची के रूप में कार्य करता है जो DNA के विशिष्ट स्थान पर काटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, फसलों में बायो फर्टिलिफिकेशन की प्रक्रिया मुख्य का उद्देश्य क्या है? तो इस चीज़ के लिए राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फसलों में विटामिन, खनिज और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों में आनुवांशिक सुधार में तेजी लाने के लिए उपयोग में की जाने वाली MOET इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। यह कुछ गुणवत्ता वाला मादा को हार्मोन लेकर एक चक्र में कई अंडे उत्पन्न करवाना, जिन्हें निषेचित कर सरोगेट माताओं में स्थानांतरित किया जाता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने प्रथम राष्ट्रपति के नाम और फोटो को नोटिस से हटा दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और इसको आप लोग VBI मार दीजिए, क्लियर है। देखिए अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन को VBI मार दीजिए। देखिए हाल में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने प्रथम राष्ट्रपति के नाम और फोटो के नोटों से हटा दिया? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, अपना बगल पड़ोसी बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने अपने प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के नाम और फोटो की करेंसी को नोट से हटा दिया, क्लियर है। चलिए अब बांग्लादेश में नए नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की फोटो छपी है। याद रखिए वहाँ के जो नया नोट है ना, वहाँ के बौद्ध और हिंदू याद रखें, बौद्ध और हिंदू मंदिरों की फोटो को छापा गया। क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे बौद्ध और हिंदू के मंदिर को छापा गया? तो बांग्लादेश के नोट में, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे, जिसे राष्ट्रपिता की उपाधि भी दिया गया था। उसे राष्ट्रपिता की उपाधि से भी हटा दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 के संदर्भ में ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से पूछा है CBT1 में। CPPI कथनों पर विचार करना। देखिए CPI 2025 में भारत का स्थान 10वां है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताते हैं भारत को जो स्थान है जलवायु में 10वां है, तो पहला 6ठा है नहीं है बल्कि 10वां, तो पहला आप लोग को गलत हो गया था, क्लियर है। तो ये आप लोग को गलत दिया था। देन जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने CCPI रिपोर्ट को जून 2025 में जारी किया। तो ये आप लोग का बिल्कुल 110% बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जलवायु संरक्षण सूचकांक का मूल्यांकन 3 श्रेणियों में किया था, नहीं फ्रेंड 4 श्रेणियों में किया था। चारों को मैं बताना चाहता, पहला होता है आप लोग का ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है, देन नवीकरण ऊर्जा होता है, देन ऊर्जा उपयोग होता है, लास्ट आप लोग का जो होता है जलवायु नीति होता है, क्लियर है। नेक्स्ट CPI 2025 की रिपोर्ट में प्रथम 3 स्थान खाली रह गए, बिल्कुल फ्रेंड प्रथम 3 स्थान खाली रह गए थे। चलिए तो इसके देखा ना तो दूसरा चौथा सही, जो कि ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो याद रखिए प्रथम 3 स्थान खाली थे, चौथा स्थान जो था ना वो डेनमार्क थे, यानी देखा तो टॉप पे कौन था? तो डेनमार्क ही हो गया। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर किससे जुड़ा होता है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं, देखिए पूर्व पश्चिम, तो यहाँ पे अगर आप बनाते हैं ना तो देखिए थोड़ा सा अंजलि
देखिएगा थोड़ा सा अगर आप लोग बनाते हैं इस टाइप से, तो आप लोग भारत का मैप बनाइएगा। तो यहाँ से लेके देखिए ये आप लोग का पूर्व हो गया, ये आप लोग का वेस्ट हो गया। तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा किससे जुड़े होते हैं, तो देखिए सबसे पहले याद रखें पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ना, एक होता है सिलचर, एक होता है पोरबंदर। तो आप लोग का जो पूर्व में होता है वह सिलचर होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास आता है। देन गुजरात के पास जो आता है वह पोरबंदर आता है। क्या आता है, पोरबंदर, ये याद रखिएगा। वही उत्तर दक्षिण की बात करना चाहता है, उत्तर में जम्मू कश्मीर होता है, नीचे में श्रीनगर होता है, बीचों बीच में जो था वह झांसी आते हैं। तो यहाँ पे पूरा उत्तर पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है, तो सिलचर नहीं था तो पोरबंदर है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए। और क्या उत्तर दक्षिण, तो मैं देखिए इसमें 4 चीज़ याद रखिए। सबसे पहले उत्तर में, तो उत्तर गलियारा जो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा, सबसे उत्तर में क्या होता था, श्रीनगर। देखिए मैं लिख देता हूँ, उत्तर में क्या है, श्रीनगर होता है। क्लियर है। देन दक्षिण में आप लोगों के सामने कन्याकुमारी होता है। क्या होता है, कन्याकुमारी होता है। देन आप लोग को पूर्व में जो होता है वह सिलचर होता है। पूर्व में क्या होता है, सिलचर होता है। देन पश्चिम में क्या होता है, पोरबंदर होता है। बीचों बीच होता है झांसी। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेबी बोलते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई में। सबसे पहले याद रखें इसकी स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, और वैधानिक दर्जा मिला था 1992 को। क्लियर है। एक शेयर मार्केट की तरह कार्य करता है। क्लियर है। और आप लोग को पता होगा सेबी का भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांत कांबा है। तुहिन कांत कांदा है। क्लियर है। इस टाइप से भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ था। सबसे पहले फ्रेंड्स ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था। तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। याद रखिए 30 जुलाई 2019 तक 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों को विलय करके किया गया था, जो कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 हो गई। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीयकृत, देखिए मैं ले देता हूँ, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल कितना हो गया, 12 हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बार जो हुआ था राष्ट्रीयकरण आप लोग पढ़े होंगे, यानी देखिए सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। देन आप लोग पढ़े भी होंगे आप लोग 1969 में। तो 1969 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नहीं 1914 का हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का हुआ था। क्लियर है। देन 1980 में जो हुआ था आप लोग के सामने 6 हुआ था। और अभी आप लोग पढ़े होंगे, अभी जो मैं बता 2019 में कुल कितना हुआ, तो 12 का हुआ था। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। इस वजह से 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्लियर है। वही 8 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। याद रखिए, यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं। चलिए, वही 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिए, भाषा सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है वह साहित्य अकेदमी के द्वारा देता है। साहित्य अकेदमी के द्वारा देता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। और याद रखिए, यह जो प्रारंभ हुआ था देने के लिए वह हमारा जन्म से हुआ था, यानी 1996 से दिया जा रहा है। क्लियर है। और इसमें कुल 22 भाषा और साथ साथ एक इंग्लिश, यानी कि टोटल 23 भाषा के लिए भाषा साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, NSDL का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले NSDL का फुल फॉर्म जानिए, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिशन लिमिटेड होता है। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। रीजनिंग पे अगर आप लोग टाइम देते हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। देख लीजिएगा, मुझे विश्वास है आप लोग काफ़ी अच्छे से बनाए होंगे। अगर आप लोग को नीड होगा तो बोलिएगा, मैं सारे क्वेश्चन को डील करवा दूंगा। क्लियर है। चलिए, अब मैथ्स का भी क्वेश्चन देख लीजिए। मैथ्स का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, जैसे कि देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या लिख रहा। चलिए 2-3 क्वेश्चन मैथ्स को देख लेता हूँ, देन आप लोग को और बताऊंगा। ये क्वेश्चन है, तो इसको अगर सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लीजिए सॉल्व करके, ये क्वेश्चन है, ये भी आप लोग बनाइएगा। तो इसका एक ट्रिक होता है, देखिए रेशियो वाला ना, यहाँ पे 20 लिख रहा, देन आप लोग का 34 लिख रहा, देन रेशियो में लिख रहा आप लोग 11, फिर लिखा 16। इसको मैं आप लोग को एक्स जोड़ना, तो फर्स्ट इंटू लास्ट लोग को मल्टीप्लाई कीजिएगा, और सेकंड इंटू थर्ड को मल्टीप्लाई करके दोनों को बीच डिफरेंस ले लीजिएगा। क्लियर है। और फर्स्ट इंटू थर्ड का माइनस छोड़ दीजिए, इसको आप लोग लॉन्गिविथिस बनाइएगा। वैसे जो मैं ट्रिक था उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं बता देता। क्लियर है। चलिए, तो 87 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है ये। तो
है क्या कुछ क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिख रही है। ये सब सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं। देखिए रैंकिंग का भी क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग के बीच में सारे क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। क्लियर है, देख लीजिए फार्मूला बेस्ड है। अगर प्रॉब्लम होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन आज मेरा टारगेट है आप लोगों के बीच में केवल और केवल जो भी केवल देख लीजिए मेरा आज का टारगेट है आप लोगों के बीच में सारे वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग का जीके जीएस का क्वेश्चन है। देन आप लोग को और भी मैं कराऊंगा। क्लियर है, देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों का था। चलिए कन्फ्यूजन होता तो आप लोग आंसर की भी देख सकते हैं। चलिए अब आ चुके हैं सेट नंबर 7। तो सेट नंबर 7 का भी मैं आप लोगों को पूरे के पूरे जीके जीएस भी करा दूंगा। मे भी पॉसिबिलिटी आप लोग का मैथ्स भी कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट हो आप लोग का जीके जीएस। तो देख लीजिए आगे मैथ्स से स्टार्ट हुआ। तो ये मैथ्स क्वेश्चन आप लोग का टोटल 35 क्वेश्चन होंगे। देन आप लोग को 36 से आप लोग का स्टार्ट होगा जीके जीएस का। तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा। देखिए यहाँ मैथ स्टार्ट हो गया। देखते हैं आप लोगों को सारे जीके जीएस को क्वेश्चन को मैं डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ये मानव की उपर्जित प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक टी कोशिकाओं की मुख्य भूमिका क्या है। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसका जो मुख्य भूमिका होती है अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करना। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही है बहुकोशिकीय जीवों में क्षतिग्रस्त या अनावश्यक कोशिकाओं के हटाने के लिए एक नियंत्रण प्रक्रिया होती है जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया किससे संदर्भित होती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कोशिका के प्रोग्रामिक मृत्यु के, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइमी गतिकी में प्रतिस्पर्धी अवरोधन अणु क्या करता है। तो अगर इसके बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा ये जो कार्य करता है एंजाइम में सक्रिय स्थल के लिए सबस्ट्रेट के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कि कंपटीशन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत किस देश के साथ मिलकर करेगा। सबसे पहले यहाँ से आप लोग आउटपुट ये करना, आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का जो आयोजन हो रहा वह भारत में हो रहा। कहाँ पे हो रहा है, ये भारत में हो रहा। लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ भारत के साथ साथ श्रीलंका में हो रहा। कहाँ पे हो रहा, भारत के साथ साथ ये श्रीलंका में हो रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है, और आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो प्रारंभ होने वाला बस दुर्गा पूजा के 2 दिन पहले से हो रहा। 2 सितंबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में होगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और को केवल 13वां संस्करण होगा। इसमें कुल 8 टीम भाग लेंगे। क्या लेंगे, 8 टीम भाग लेंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान होंगे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कप्तान होंगे हरमनप्रीत कौर होंगे। देन उप कप्तान जो होंगे स्मृति मंधाना होंगे। कौन होंगे, स्मृति मंधाना होंगे। और वही भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता अमोल मजूमदार है। क्या नहीं, ये अमोल मजूमदार है। ये भी आप लोगों को शायद मैं बताया था, अमोल मजूमदार है। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था, गौतम गंभीर है। क्लियर है। चलिए 12 जून 2025 को गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री का अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में निधन हो गया। तो ये दुख की बात है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को बताया था, ये आप लोग इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। सबसे पहले इसमें जिनका मौत हुआ था विजय रूपानी। क्या था, विजय रूपानी का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए इससे पहले विजय रूपानी जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री तो 2016 से लेकर 2021 तक रहे थे। 2016 से लेकर 2021 तक रहे थे। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है एयर इंडिया फ्लाइट का नाम क्या था। तो याद रखिए एयर इंडिया जो था ना, एयर इंडिया फ्लाइट जो था 171 था। क्लियर है, और ये लंदन जा रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संविधान के 50वें संशोधन, 50वें लिख रहा ना, 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा, देखिए 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। तो आर्टिकल नंबर 33 में किया गया था। आर्टिकल नंबर 33 में किया गया था। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले 50वां संविधान संशोधन 1984 में अनुच्छेद 33 में संशोधन करके जोड़ा गया था, जिससे फ्रेंड राज्य और राज्य के अधीन संपत्ति की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी संस्थानों का सदस्यता के घोषित किया गया था। ठीक है, बातें करना चाहते हैं आर्टिकल 99। तो आर्टिकल 99 का जो संबंध होता है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रधान होता है, यानी संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रधान है। क्लियर है। वही आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति के पद अवधि का उल्लेख किया गया। वही आर्टिकल 78 राष्ट्रपति के प्रशासन एवं देश से संबंधित विषयों पर जानकारी देने के लिए संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान किया गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों
किस समूह में शहरी जनसंख्या सबसे कम थे? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और बिहार में सबसे कम शहरी जनसंख्या थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अपकमिंग, मैं करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, 2027 में आप लोग का नेक्स्ट जनगणना होने वाली है। ठीक है, और जनगणना जो होता है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और 2027 में जो जनगणना होगी ना, वह आप लोग का ये जातीय जनगणना भी होगी और सेंसस भी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद देखते हैं क्या लिख रहा। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था, जिसे सैनिक विद्रोह कहते हैं? तो ये तो फेमस क्वेश्चन ही है। तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 10 मई 1857 का हुआ था, जो कि मेरठ से प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? जिसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स मैं झारखंड और बिहार से बिलोंग्स करता, बताइए आरा जिला। तो आरा जिला के रहने वाले कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखें, वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे ये? वीर कुंवर सिंह थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, वैसे कुछ और याद आता है, वीर कुंवर सिंह थे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स याद रखें, 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कुल 11 देशों ने भाग लिया था। कितना देशों ने लिया था? 11। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। और नेक्स्ट एशियाई खेल जो आप लोग को होने वाला वह 2026 में होगा। कहाँ पे होगा? तो फ्रेंड्स याद रखें, ये नागोया में होगा। कहाँ पे होगा ये? नागोया। नागोया कहाँ पे? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नागोया कहाँ पे? आई थिंक इटली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, बाली यात्रा जो होता है ना वह उड़ीसा राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, और वैसा कुछ है, देखिए बात करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल का एक पोष का मेला का आयोजन किया था, जो कि फ्रेंड्स शांति निकेतन में किया था। कहाँ पे किया था? शांति निकेतन में। तो शांति निकेतन कहाँ पे है? तो याद रखें पश्चिम बंगाल में है। और फ्रेंड्स इसे याद रखें, यूनेस्को की लिस्ट में 21वां 41वां स्थान रखा गया। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं बिहार का। तो बिहार का तो सारा बहुत सारे जगह में बता दिया हूँ। क्लियर है? और असम, तो असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से विख्यात है, जो कि अंबुबाची मेला वहाँ पे लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्या लिख रहा। कुछ है क्या? हाँ, ब्रिटिश शासन के पहले निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। क्या ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में पैराग्राफ, स्पेस और टैक्स जैसे सभी अदृश्य फॉर्मेटिंग चिन्हों को दिखाने या छिपाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या 8 लिख सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क का आर्किटेक्चर कौन करता है? तो इसका अगर राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी लिख रहा। यह एक जनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर नामक दो न्यूरल नेटवर्कों को एक दूसरे के विरुद्ध प्रशिक्षित करने ये नया डाटा उत्पन्न करता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसमें भी आप लोग का टफ दे सकता है। इसमें इंटरनेट सुरक्षा के संदर्भ में VPN जिसे बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और प्रॉक्सी सर्वर के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्य अंतर होता है ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है ये, यानी प्रॉक्सी केवल वेब ब्राउजर ट्रैफिक को रूट करता है, जबकि VPN जो होता है ना डिवाइस पूरे इंटरनेट कनेक्शन को एनक्रिप्ट और रूट करता है। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत किस स्थान पे है? तो अभी मैं बताया था 10वां स्थान पे। कौन सा स्थान पे? ये 10वां स्थान पे। क्लियर है? और टॉप 3 का कोई नहीं था, इसमें चौथा कौन था? डेनमार्क थे। मैं आप लोग को बताया भी था। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सॉरी इसमें ग्रीन हाउस का बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर देखिए ना तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में बोल रहा था, ये ग्रीन हाउस रेटिंग के बारे में बोल रहा नहीं है। तो ग्रीन हाउस रेटिंग में भारत का जो स्थान था 13वां था। क्या था ये? 13वां था। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी इसमें मुझसे हमसे मिस्टेक हो गया। बाकी जलवायु में अगर देखा ना तो 10वां था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। हाल ही में किस संस्था द्वारा निवेश धोखाधड़ी रोकने के लिए UPI ID सत्यापन के लिए सेबी चेक नामक नया टूल लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सेबी। क्या देखिए, सेबी नाम है तो सेबी ही द्वारा होगा ना ये, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिए। नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित नहीं है? समापन, निर्वाचन, पर्यवसन या अर्जन? तो देखिए, नागरिकता अधिनियम जो है ना निर्वाचन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेगा। क्लियर है? तो याद रखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा पांच प्रकारों से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान संसद में दिया गया। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, अनुच्छेद 9 में नागरिकता त्यागने से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 9 के तहत आप लोग भारत की नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। क्लियर है? और भारतीय संविधान में जो नागरिकता जो लिया हुआ एकल नागरिकता, जो कि UK के संविधान से लिया गया। क्लियर है?
और ये जो ना आर्टिकल नंबर 5 से 11 में इसका बीच में डिस्कस किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शैव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पे करवाया गया था? तो फ्रेंड्स इसके लिए राइट आंसर होगा एलोरा में करवाया गया था। कहाँ पे करवाया था? एलोरा में। अगेन आई रिपीट, कृष्ण प्रथम द्वारा शैव मंदिर का निर्माण कहाँ किया था? एलोरा में करवाया गया था। चलिए आप लोग को पता होगा फ्रेंड, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा जो है ना राष्ट्रकूटों के द्वारा ही हुआ था निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो हमारा राज्य झारखंड के रावल किला में। कहाँ पे ये? रावल किला में। तो ऑप्शन सॉरी उड़ीसा में। मेरे साथ मिस्टेक बहुत ज़्यादा रहा, याद रखें रावल किला कहाँ पे? तो उड़ीसा में। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रावल किला में स्थित है। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। इसकी क्षमता की बात करना चाहते हैं, टोटल 20,886 लोग इसमें बैठ सकते हैं पूरा। क्लियर है? चलिए और क्या जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है? तो किनन स्टेडियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। एनएनपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? सबसे पहले फ्रेंड एनएनपी के लिए हम लोग क्या करते हैं? जीडीपी में से मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को सॉरी एनएनपी में जीएनपी में से मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। लुसाई पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? अभी जस्ट मैं बताया भी था। तो फ्रेंड्स याद रखें, लुसाई पहाड़ियों को मीजो पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। लेकिन आई रिपीट, लुसाई पहाड़ियों को मीजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे? तो मिजोरम और त्रिपुरा में फैले हो गए। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और फ्रेंड गारो खासी जयंती कहाँ पे? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। ये मेघालय में होती है। कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है? तो अल्टीमेटली उत्तर पश्चिम बोला नहीं है, तो याद रखिए पश्चिमी विक्षोभ होगा। क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कंप्यूटर विकास में पास की जो कि FIDO2 मानक पर आधारित है का उद्देश्य पारंपरिक पासवर्ड को स्थापित करना, यह कैसे अधिक सुरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा। यह एक क्रिप्टोग्राफिक कुंजी जोड़ी है का उपयोग है जो डिवाइस पर संग्रहित होती है। इससे सर्वर पर कोई साझा रहस्य नहीं होता जो लीक हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तरंगों के संदर्भ में डॉपलर प्रभाव के कारण जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा होता है तो प्रेक्षक को प्राप्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में क्या परिवर्तित होता है? फ्रेंड्स अगर आप लोग डॉपलर प्रभाव पढ़ेंगे तो देखते हैं, कोई ट्रेन अगर आपके सामने अगर आ रहा तो आवाज़ उसका तेज़ी से सुनाई पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा ना तो वह ध्वनि कम होते जाता है। तो इसके पीछे जो कारण होता है आप लोग को मैं बताया था, तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है। क्या होती है? तरंगदैर्ध्य क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द्रवों का पृष्ठ तनाव किस कारण होता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड द्रवों का पृष्ठ तनाव ना द्रव के अंदर अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बल के कारण होता है, यानी कि फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खान क्वेस्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला लिख रहा है 11 जून 2025 को भारतीय सैन्य टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए जापान के टोक्यो पहुंची थी। देन नेक्स्ट लिख रहा आप लोग का, तो टोक्यो तो नहीं पहुंचा था, ये टोक्यो भारत नहीं पहुंचा था बल्कि मंगोलिया पहुंचा था। तो यहाँ फ्रेंड टोक्यो की वजह से आप लोग को क्या किया? गलत कर दिया, यहाँ पे मंगोलिया पहुंचा था। तो पहला गलत हो गया। देन 14 से 18 जून 2025 तक खान क्वेस्ट प्रोग्राम मंगोलिया में आयोजित हुआ था। बिल्कुल ही सही है। यह वार्षिक अभ्यास विश्व भर में सैन्य बलों के सहयोग करने और अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक साथ लाया गया था। बिल्कुल सही है। तो सेकेंड और थर्ड हो गए, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में। क्लियर करेगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो अर्जित लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को किस रूप में जानते हैं? तो इसे हम बोलते हैं उत्पादन के घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादन के घटक बोलते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखते हैं क्या लिखा है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी का झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत में सबसे बड़ी, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अंतर्देशीय खारे पानी की, देखिए अंतर्देशीय की बात करते हैं ना तो एक प्रकार के सांभर झील हो जाएगा। क्या होगा? ये सांभर झील होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए अंतर्देशीय खारे पानी के लिए बोलेगा, अंतर्देशीय बोलेगा ना तो आप लोग का सांभर झील हो जाएगा। क्लियर है? और इसके साथ साथ अगर लवणीय भी बोलता है तो भी आप लोग का सांभर झील हो जाएगा। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछता है। और लोनार झील जो था वह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एक खारे पानी का भी झील है। अब पुष्कर झील भी कहाँ पे? राजस्थान में। लोनार कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या लिख रहा है ये। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड आप लोग को जानना पड़ेगा पानीपत। देखिए पानीपत एक हरियाणा का एक जगह है, क्लियर है, जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट हुआ है। अब देखिए यहीं से आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ये पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ था मुगल साम्राज्य के समय 1526 के समय, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। देन 1556 में हुआ था, इसके 30 साल बाद हुआ था। इसमें बैरम खान ने किसको हराया फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल बैरम खान ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया था, तो ऑप्शन नंबर डी तो आ गया। और तीसरा जो हुआ था 1761 में हुआ था, जिसमें अहमद शाह ने मराठों को हराया था। ये तीनों आप लोगों को याद रखिएगा। यानी तीसरा में क्या हुआ था ना, अहमद शाह ने मराठों से हराया था, क्लियर है। तो ये तीनों याद रखिए। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, हेमचंद्र विक्रमादित्य, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या लिख रही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा दोष सिद्धि के बारे में, क्लियर है। तो दोष सिद्धि के बारे में जो था आर्टिकल नंबर 20 होता है, आर्टिकल नंबर 20 होता है। सबसे पहले बातें करना चाहता हूँ 19 में। तो आर्टिकल 19 में सबसे पहले आर्टिकल 19 में फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा ये स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। वही 21 में फ्रेंड्स आप लोग को पता है इसमें बहुत सारी चीज़ को दिया, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस किया गया। और 18 में क्या है तो उपाधियों के बारे में बोले, यानी उपाधियों का। तो 20 जो होता है 20 किसी भी अधिविक्त या दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी व परिषद की कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने या अतिरिक्त ढंग से संरक्षण प्रदान किया गया, क्लियर है। चलिए तो सोंगकू मिनमी किस वर्ष का नए वर्ष त्यौहार है? तो देखिए मैं जस्ट डिस्कस भी किया था, इसका राइट आंसर होगा जापान का होगा। कहाँ पे हो फ्रेंड्स? तो ये तोसागलू जो होता है वह जापान का होता है। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और ये प्रत्येक वर्ष जापान में 1 से लेकर 3 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या लिख रही है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित किया गया था? देखिए सबसे पहले बौद्ध संगति के बारे में मैं पूरे के पूरे आप लोगों के बीच में डिस्कस कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बौद्ध संगति जो हुआ था कुल 4 हुआ था। चारों को आप लोग ट्रिक से याद करना होगा। देखिए रावे पाकू याद कर लिए। देखिए रावे पाकू इस टाइप से आगे आप लोग लिखने का प्रयास किया, आप लोग को मैं पूरे के पूरा सिखा दे रहा हूँ। रावे पाकू सबसे पहले जो हुआ था रा से हुआ था राजगीर में, पहला कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था, क्लियर है। देन वा से हुआ था आप लोग का वैशाली में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। देन पा से हुआ था पाटलिपुत्र में, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। देन कू से हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे पूछ रहा था द्वितीय। अब देखिए ये किसके किसके समझ हुआ था ये भी जानना पड़े, इसके लिए ट्रिक याद कर ले। अकाक ए के। अब देखिए ए के सबसे पहला शुरू में था अजातशत्रु थे। देन सेकंड में कालाशोक थे, थर्ड में अशोक थे, और के से फिर कनिष्क थे। तो यहाँ पे आप लोग देखना चाहते हैं ना बौद्ध संगति वैशाली में, अगेन आप लोग को बताया था वैशाली में। तो ए के तो के से क्या होगा? कालाशोक। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। तो ये कालाशोक के संगति के समय आया था, क्लियर है। चलिए और कालाशोक किस वंश से संबंधित है? तो आप लोग पढ़े होंगे शिशुनाग वंश के शासक थे, क्लियर है। चलिए अब प्रथम किसके शासन में हुआ था? तो अजातशत्रु ने किया था, क्लियर है। चलिए अब प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर विलयन का मुख्य गुण क्या हो? ये भी क्लास 12 का क्वेश्चन आ गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर यह पीएच के परिवर्तन का विरोध करता है। बफर होता है वही विरोध करना, और क्या। एथीन C2H2 के अणु में कार्बन परमाणु के बीच में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड होता है? ये सब क्वेश्चन तो खैर नहीं देगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए। देखिए अगर C2H2 अगर बनाते हैं C2H4 तो देखिए C आप लोग का डबल बॉन्ड चलेगा, क्लियर है। अब H4 चलेगा। देखिए इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं ना तो देखिए आप लोग H कर देंगे, यहाँ भी H करेंगे, यहाँ भी H करेंगे और यहाँ भी H करेंगे, क्लियर है। अब देखिए एक होता सिग्मा बॉन्ड, तो एक होता सिग्मा बॉन्ड, एक होता पाई बॉन्ड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें अगर आप लोग सिग्मा बॉन्ड देखना चाहते हैं तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। हम लोग बातें करना चाहते हैं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना? तो देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 आ गया, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं पाई बॉन्ड का। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितना? केवल 1 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या लिख रही है। हाँ तो C2H4 के बारे में बोला नहीं है। तो टोटल अगर देखिएगा सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा फ्रेंड तो sp2 आएगा। क्या आएगा? sp2 आएगा, sp2 आएगा। और 5 आएगा सिग्मा बॉन्ड, 1 आएगा पाई। तो है क्या sp2 है कहीं? तो sp2 तो आप लोग यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन 1 सिग्मा लिख रहा है, 1 पाई। फ्रेंड्स में आप लोगों को एक क्वेश्चन गलत है, इसमें 5 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा, मैं सही बताया हूँ, क्लियर है। पूरा 110% के साथ बोल रहा हूँ। और याद रखें sp2 का जो एंगल जो बनाते हैं वह 120 डिग्री बनाते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में होगा, क्लियर।
क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नक्षत्रों का मुख्य लाभ क्या है जिन्हें भूस्थैतिक उपग्रहों से अलग करता है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा कम ऊंचाई की काम बहुत कम विलंबता वाला इंटरनेट प्रदान कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। क्लियर है। चलिए देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ जो किया ना, कौन सा मंत्री किया था? ये तो भारत के बच्चा जान रहा, तो किरण रिजिजू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें, किरण रिजिजू। ठीक है, इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स एक ये भी आता है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान से भी कोई इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन करंट अफेयर बना है, कुछ था मेरे माइंड में भी नहीं है। वैसे ही शिक्षा मंत्री है। क्लियर है। कुछ से इसके रिगार्डिंग भी कुछ मेरे पास करंट अफेयर था, मेरे माइंड में भी नहीं है। और अमित शाह बारे में तो आप लोग जानते हैं, भारत का सहकारिता एवं गृह मंत्रालय इनके पास है। रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा रोहतांग दर्रा जो है ना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे ये? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए को क्लिक कर देंगे। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं लिपुलेख। तो लिपुलेख भी आप लोग का उत्तराखंड में था। माना, नीति और लिपुलेख तीनों आप लोग का उत्तराखंड में होते हैं। क्लियर है। माना, नीति और लिपुलेख। देखिए अगेन आई रिपीट, देखिए माना, देखिए मैं माना लिख देता हूँ, नीति और लिपुलेख ये तीनों आप लोग का उत्तराखंड में होता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं क्या लिख रहा है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। सबसे पहले याद रखिए बंगाल का विभाजन की जो घोषणा हुआ था आप लोग भी पढ़े होंगे 20 जुलाई 1905 को हुआ था। देन फाइनली तभी आप लोग को 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के टेन्यूर में, देखिए मैं बता रहा हूँ मैं पूरा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान बंगाल विभाजन किया गया था। क्लियर है। अब इसे 1911 में, डेट बताना चाहते हो 12 दिसंबर ही था, बिल्कुल 12 दिसंबर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जब, जो कि उसमें फ्रेंड जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी रानी मेरी जब दिल्ली दरबार में आ रही थी, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में से रद्द किया गया था। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए तो याद रखिए लॉर्ड कर्जन के टाइमिंग में ये बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग ने इसे सही कर दिया था। लॉर्ड कर्जन का टेन्यूर भी याद करिए 1899 से लेकर 1905 तक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो फ्रेंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो टेन्यूर था 1916 से लेकर 1921 के बीच में था। क्लियर है। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में आप लोगों को बताया था 1909 से लेकर 1914 के बीच में था। सारी चीज़ों को फ्रेंड्स याद रखिएगा। बांग्लादेश के स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष, सबसे पहले आप लोग को पता होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता जो देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा 1971 में हुआ था। 1971 में इसका स्टोरी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखिए 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बांग्लादेश बना था। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ डेट था वो 26 मार्च, देखिए मैं लिख देता हूँ 26 मार्च 1971 को, इसलिए 26 मार्च को बांग्लादेश दिवस भी मनाते हैं। तो 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद बांग्लादेश घोषित किया गया था। यानी इसी का नाम था आप लोगों का पूर्वी पाकिस्तान। क्या था फ्रेंड? देखिए पूर्वी पाकिस्तान, मैं लिख देता हूँ, देखिए पूर्वी पाकिस्तान को क्या घोषित किया गया था? इसी को आज़ाद बांग्लादेश घोषित किया था, बांग्लादेश। इसलिए बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष अपने देश में 26 मार्च को वह आज़ादी दिवस मनाते हैं। क्लियर। या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 मार्च को। याद रखिएगा बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस हमेशा 26 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत व स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के जन्म को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा बांग्लादेश द्वारा विजय दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसमें याद रखिए मार्च 1971 में ना एक ऑपरेशन चला था, तो ऑपरेशन त्रिशूल था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो क्वेश्चन है क्या, देखिए 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। और चारों तरफ से घिरे भाग को बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? सबसे पहले इसके बारे में क्या लिख रहा है? ऑप्शन, राज्य के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य। ठीक है, पहला ये लिख रहा। देन याद रखिएगा राज्य के महाभियोग में भाग नहीं लेता है, नहीं बारे में लिख रहा। तो पहला लिख रहा आप लोग को राज्य के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, ये फ्रेंड भाग लेते हैं। नेक्स्ट संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा संसद के किसी भी क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अगला राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होता, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी आप लोग का नहीं लेते हैं। तो ना आप लोग 3 होगा ना 4, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। बहुत ही सिंपल और सुंदर क्वेश्चन है ये। देखिए
राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, भले ही ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना, तो आप लोग पढ़े होंगे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य, देन आप लोग का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और ये सब सारे भाग लेते हैं। लेकिन फ्रेंड दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 और 4 होगा। क्लियर है। और याद रखिएगा राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है ना, वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगता है, राष्ट्रपति के 61 के अनुसार लगता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहे हैं। और महाभियोग एक प्रकार अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय किसके पास है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है आप लोगों को, विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय किसके पास है? ये क्वेश्चन तो पता होगा आप लोगों को। तो भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है फ्रेंड? संसद में। क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग को डिस्कस किया था, संसद का जो निर्माण होता है 3 चीज़ से होता है। पहला लोकसभा से होता है, देन राज्यसभा होता है, सबसे लास्ट होता है प्रेसिडेंट होता है। ये तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। क्लियर है। चलिए आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखिए 79 के अकॉर्डिंग संसद होते हैं, 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा होते हैं, और 81 के अकॉर्डिंग लोकसभा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंविधान के संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय भी करते हैं। बातें करना चाहते हैं नीति आयोग। तो फ्रेंड नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। और वही सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगली पीढ़ी के बैटरी तकनीक में सॉलिड स्टेट बैटरी पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी से कैसे बेहतर मानी जाती है? ये आप लोगों का प्रेजेंट माइंड का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है वे तरल इलेक्ट्रोलाइट्स के बजाय ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग करते हैं, जिससे सुरक्षा एवं ऊर्जा घनत्व में सुधार होता है। अगला तो देख लीजिए, परिशुद्ध कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग किस मुख्य उद्देश्य से किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लीजिएगा इसे। बस कुछ क्वेश्चन और है। रानीखेत रोग जो भारत में एक प्रमुख चिंता का विषय है, मुख्य रूप से किस पशुधन को प्रभावित करता है? फ्रेंड्स याद है रानीखेत रोग जो होता है मुख्य रूप से कुक्कुट यानी पोल्ट्री को प्रभावित करने वाले होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। यूरोपियन फुटबॉल संघ लीग 2025 का खिताब किस देश ने जीता था? तो ये तो पता होगा, पुर्तगाल ने जीता था। किसने जीता था? पुर्तगाल ने यूरोपियन फुटबॉल संघ 2025 का खिताब जीता था। क्लियर है। लगातार दूसरी बार जीता था। क्वेश्चन आता था फाइनल में किसको हराया था? तो स्पेन को हराया था। किसको? स्पेन को हराया था। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो जीता था वह कार्लोस अल्कराज ने जीता था। किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने। इसके लिए एक ट्रिक याद कर ले। देखिए टोटल 4 ओपन होता है। अफवाह याद कर लें, अफवाह AFWU याद कर। देखिए सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, देन विलम्बडन होता है, लास्ट में क्या होता है? US ओपन होता है। तो याद रखिए, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और विलम्बडन ये दोनों का जो विजेता इस बार रहा 2025 का, सारे हो चुके हैं। तो दोनों का जो विजेता रहा आप लोग का कार्लोस अल्कराज रहा। क्लियर है। और फ्रेंच और USA का जो रहा वह मिसर है, जैनिक सिनर है। अगेन आई रिपीट, देखिए आप लोग को कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। देखिए अफवाह याद करने सिखाएं तो देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, देन फ्रेंच ओपन होता है, देन आप लोग का विलम्बडन होता है, लास्ट में आप लोग को होता है US ओपन होता है। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से रखिएगा। देखिए ऑस्ट्रेलियन हो गया, ठीक है। देखिए आगे फ्रेंच ओपन किसने जीता था? तो कार्लोस अल्कराज जीता था। ये इसका आंसर आगे जान लीजिए, कार्लोस अल्कराज ने जीता था। क्लियर है। अब देखिए एक होता देखिए ऑस्ट्रेलियन और ये विलम्बडन, ये दोनों जो जीता है वह जैनिक सिनर ने जीता। किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता। क्लियर है। वही कार्लोस अल्कराज जो हो गया वह बीच वाले यानी F और U याद कर लिया, यानी फ्रेंच ओपन के साथ साथ US ओपन जीता है कौन? कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। ये आप लोग ट्रिक से याद कर, AWFU याद रख लीजिए। सारी चीज़ को मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। क्लियर है। क्वेश्चन आता है कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले? तो ये इटली के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ यह लगातार दूसरी फ्रेंच ओपन ने जीता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसका उपविजेता कौन थे? जैनिक सिनर थे, जैनिक सिनर थे। और फ्रेंड्स वही फ्रेंच ओपन में तो महिला कौन जीता था? तो फ्रेंच ओपन में महिला जो जीते थे उसका नाम था कोको गैफ थे। क्या था? कोको गैफ थे, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। ये सारी पॉइंट्स को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, देखते हैं। देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये भी क्वेश्चन इजी है, आप लोगों को पता होगा। देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम था VS रमा देवी। कौन था? VS रमा देवी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो निर्वाचन, देखिए 1990 से पहले भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं थी रमा देवी, ठीक है। तो ये 1990 के बाद हुआ था। क्लियर है। और अभी याद रखिएगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। क्लियर है। और प्रथम अभी वर्तमान में कौन है? यानी कि आप लोग को पता होगा अगस्त 2025 के अनुसार बता रहा हूँ, अभी कौन है?
है? तो ज्ञानेश कुमार है। कौन है फ्रेंड? ज्ञानेश कुमार। इससे पहले आप लोग को पता हो ज्ञानेश कुमार के बारे में, इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। और ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं। क्लियर है? चलिए, और निर्वाचन आयोग को अक्टूबर 1993 में बहुसदस्यीय बना दिया गया। क्लियर है? और निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर कितना में? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले भाग नंबर 15 में डिस्कस किया गया। भाग नंबर 15 में भारतीय निर्वाचन आयोग का डिस्कस किया गया, जो कि आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में इसका डिस्कस किया गया। क्लियर है? चलिए, और वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं तो मैं डिस्कस कर देता। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ये तो क्वेश्चन इजी है। तो भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित करता है वो वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार करते हैं। वित्त मंत्रालय भारत सरकार करते हैं। क्लियर है? याद रखिए, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया गया था 1950 से 1951 के बीच में किया गया था। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वित्त मंत्रालय, अल्टीमेटली वित्त मंत्रालय कौन है? अभी किसके पास है? तो निर्मला सीतारमण है। भारतीय रिजर्व बैंक के भी अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति हैं। और वही योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और वही पहले थे योजना आयोग। क्लियर है? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी ही रहे। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। बस क्वेश्चन हो चुका है आप लोग का ओवर। तो चलिए देखिए कैसा लगा आप लोग को। शायद और कुछ है क्या? देखते हैं। अभी भी है, सॉरी। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? फ्रेंड्स याद रखिए, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अब भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। क्लियर है? और भारत में आर्थिक नीति कब आई थी ये भी जान लीजिए। तो 24 जुलाई था शायद, हाँ 24 जुलाई 1951 को आए थे। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा ना, देखिए आप लोगों को 3 चीज़ दिया था, यानी LPG जिसे हम लोग बोलते हैं L4 होता है आप लोग का लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, P4 हो गया प्राइवेटाइजेशन, G4 होता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो फ्रेंड ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों जो आया था 1991 में आया था। लाने वाले का श्रेय किसका आता है? तो मनमोहन सिंह को जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड मनमोहन सिंह का मृत्यु हो चुका 26 दिसंबर 2024 को हो चुका। और उनको हाल ही में PR नरसिम्हन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मांगडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मांगडिंग जो शब्द संबंधित है वह क्रिकेट से संबंधित है। किससे? ये मैनकाइंडिंग होता है, मैनकाइंडिंग जो शब्द होता है ना वो आप लोग का क्रिकेट से संबंधित होता है। क्लियर है? ये अर्थ इसका ये होता है, मैच में दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगर गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाता ना तो उसे रन आउट करने को मैनकाइंडिंग बोलते हैं। आप लोग देखे भी होंगे, ऐसा एक एग्जाम्पल एक आया था श्रीलंका वाला मैच, शायद आप लोग देखे होंगे, हुआ था ये वर्ल्ड कप में भी हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष स्थापित किया गया है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिए। 1952 में किया गया था। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है, कितना तिलियां? 24 तिलियां। क्लियर है? सबसे पहले याद रखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया, जो कि सारनाथ से लिया गया। और राष्ट्रीय ध्वज को याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई मैं लिख देता हूँ, देखिए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी, देखिए मैं लिख देता हूँ 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। और ये सब सारी पॉइंट्स को याद रखिएगा। और भारतीय तिरंगा झंडा के डिजाइनर कौन थे? पिंगली वकैया थे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को ये क्लासेस, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन आप लोग देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन सारे हैं आप लोगों के बीच में, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद बना सकते हैं। और ये टाइम थोड़ा सा टेकिंग हो जाता है इसमें, देख लीजिए। मैं केवल GS बता रहा हूँ, मे भी पॉसिबिलिटी आप लोग का रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन को भी बता दूंगा। ये देख लीजिए पूरे के पूरे। चलिए मैथ्स का भी क्वेश्चन आप लोग इसमें देख लिए होंगे, शायद मैं दिखाया था तो देख लेता हूँ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, मैथ्स को भी बना सकते हैं आप लोग। क्लियर है? तो चलिए आप लोग को किस टाइप से आप लोग को वीडियो चाहिए सारी चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखिए। देन आप लोग को और भी क्वेश्चन जो होंगे सारे को मैं बताने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग को आंसर शीट चाहिए मैथ्स का भी तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं सारी मैथ्स को सॉल्यूशन करके बता दूंगा। क्लियर है? तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।